तो सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल 10 एक्चुअली में यहाँ पे क्या बात करता है, ये बात करता है कि न्यायालय में धन आदि जमा करने की पावर कोर्ट को यहाँ पे दी गई है। यानी कि रूल 10 सिंपल से ये कहता है कि न्यायालय में धन या वस्तु जमा करने की पावर के बारे में यदि कोई बाद की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो अपने सूट का है वो कोई मनी हो या फिर मूवेबल कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे कि कोई ज्वेलरी हो गई, कार हो गई, ऐसी चीजें जो कि मूवेबल है जिसको डिलीवर किया जा सकता हो, और कोई पक्ष यानी कि मैटर का कोई पक्ष उसको एडमिट कर लेता है कि वह वस्तु या फिर वो धन जो कि दूसरे पक्ष के लिए एज अ ट्रस्टी के रूप में धारण कर रहा है, वो ये बोल देता है, या फिर वह धन या वस्तु दूसरे पक्ष की है, सिंपल सी बोल देता है, और या फिर वह वस्तु या फिर धन दूसरे पक्ष को ड्यू है, देने के लिए है। ठीक है, तो न्यायालय आपको आदेश दे सकती है कि वह धन या फिर वस्तु न्यायालय में डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दी जाए। ठीक है, या फिर जमा करने के लिए बोल सकता है कि कोर्ट में जमा कर दो, या फिर ये भी बोल सकता है कि डायरेक्ट उसी व्यक्ति को सौंप दिया जाए जिस व्यक्ति की आप बोल रहे हो कि उसकी है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आदेश दे सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोर्ट को लगता है कि उस मैटर पे आवश्यकता होने पर कोर्ट को लगता है कि सिक्योरिटी या फिर जमानत लेकर उसके बिना, यानी कि जो अमाउंट आप सामने वाले को देने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक अमाउंट या सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, और तो ये लेना ना लेना एक कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। अब ये मैटर क्या है, क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली में ये रूल किस लिए बनाया गया है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 39 के रूल 10 पे। ठीक है, रूल 9 तक अपन मैं पिछली वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई लैंड हो या फिर कोई टेन्योर हो, अगर कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया या फिर कोई रेंट हो गया वो दे देता है तो इमीडिएट उसको पोजीशन दिया जा सकता है। ठीक है, और आज की वीडियो हम बात करेंगे रूल 10 पे, जो एक्चुअली में बात करता है कि न्यायालय में धन आदि जमा करने की पावर के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऑर्डर 39 के रूल 10 का वन लाइनर एक्चुअली में कहता है, जो कि आपको पूरे रूल का एक थोड़ा सा 2 लाइन का है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ये रूल किस बारे में बात करता है। ठीक है, यदि वाद की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट कोई धन है या फिर कोई वस्तु है जिसे डिलीवर किया जा सकता हो, और कोई पार्टी स्वयं एडमिट करे कि वह दूसरे पक्ष के लिए होल्ड कर रहा है, या फिर वह दूसरे पक्ष की है, या फिर उसे ड्यू है देने के लिए। ठीक है, तो न्यायालय उसे न्यायालय में जमा कराने या फिर दूसरे पक्ष को सौंपने का आदेश दे सकती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ आपने एडमिट कर ली, ठीक है, तो कोर्ट ये बोल सकता है कि उस चीज़ को क्या करो, एक काम करो, हमें दे दो, या फिर डायरेक्ट उसी व्यक्ति को दे दो जिसको आप बोल रहे हो कि वो उसकी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है हमारे रूल का। ऑब्जेक्ट हमारे रूल का है कि वाद की विषय वस्तु धन वस्तु की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, एडमिशन होने पर उसे न्यायालय के नियंत्रण में लाना, और अंतिम निर्णय तक धन वस्तु उचित संरक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है, अब स्टार्ट होता है हमारा रूल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यायालय में धन वस्तु जमा करने की शक्ति यदि बाद की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर कोई मनी है या फिर कोई मूवेबल वस्तु है जिसे डिलीवर किया जा सकता हो, क्योंकि इमूवेबल होगी तो वो डिलीवर होगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु है जो डिलीवर की जा सकती हो, और बाद का कोई पक्षकार यह स्वीकार कर ले कि वह उस धन या फिर वस्तु को दूसरे पक्ष के लिए ट्रस्टी के रूप में धारण कर रहा है, या फिर वह धन या वस्तु दूसरे पक्ष की है। ठीक है, या वह धन दूसरे पक्ष को ड्यू है, उसे देने के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ गया, ड्यू है। तो न्यायालय आदेश दे सकती है कि वह धन या फिर वह वस्तु न्यायालय में जमा कर दी जाए, या फिर सीधे उस दूसरे पक्ष को डिलीवर कर दी जाए। ठीक है, और आवश्यकता होने पर सिक्योरिटी यानी कि जमानत प्रतिभूति लेकर या फिर उसके बिना यानी कि बिना सिक्योरिटी के ऐसा आदेश पारित कर सकती है। यह कोर्ट का विवेकाधिकार है, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो लेना ना लेना वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो सिक्योरिटी मांग सकती है, नहीं तो नहीं मांग सकते। अब क्वेश्चन उठेगा कि भाई सिक्योरिटी क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि कोर्ट अभी एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे रही है, अभी अंतिम फाइनल डिक्री नहीं हुई है। यदि बाद में कोर्ट का अंतिम निर्णय अलग आया और किसी पक्ष को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हो सके, इसलिए उससे पहले एक अमाउंट ले लिया जाएगा। ठीक है, जो भी पार्टी जीतेगी, अगर मान लीजिए वही जीत गया तो आपको तो वापस कर दिया जाएगा। अगर आप गलत निकले बाई चांस तो वो उस रीजन के लिए है। ठीक है, कंपनसेशन के लिए। आगे देखते हैं, ट्रस्टी तो पता ही होगा, न्यासी वह व्यक्ति होता है जो धन या संपत्ति को अपने लिए नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए बेनिफिट के लिए होल्ड करता होता है।
ठीक है, थिंग्स कैपेबल ऑफ डिलीवरी का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी चल संपत्ति जिसे वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, जैसे कि कोई सोना हो गया, डॉक्यूमेंट हो गए, मशीन हो गई, वाहन हो गए, या फिर कोई आभूषण हो गया, ज्वेलरी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पर्पस भैया रूल 10 का क्या है वो भी देख लेते हैं। रूल 10 का पर्पस यहाँ पे है कि जब सामने वाला खुद मान रहा है कि वो पैसा या फिर वो वस्तु दूसरे की है, तो उसे बिना कारण अपने पास क्यों रखा जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ तो कोर्ट में जमा कर दो या फिर सामने वाली जिसकी है उसको दे दो, खत्म बात। ठीक है, अब एडमिशन भाई क्यों महत्वपूर्ण है। रूल 10 का जो आधार है वो एडमिशन है। यह एडमिशन उस पक्ष द्वारा किया जाता है जिसके पास वो विवादित संपत्ति या फिर विवादित धन है। यदि वह स्वयं स्वीकार कर लेता है कि वह धन या वस्तु दूसरे पक्ष की है, जो कि मेरे पास है अभी प्रेजेंट में, उसे दूसरे पक्ष को देनी है, या फिर ठीक है, तो वह न्यायालय उसे कोर्ट में जमा कराने या फिर संबंधित पक्ष को सौंपने का आदेश दे सकती है कि भाई अगर ये तुम्हारा नहीं है, तो तुम बोल रहे हो कि ये बी व्यक्ति का है, तो तुम एक काम करो, बी व्यक्ति को दे दो या फिर कोर्ट में जमा कर दो, दोनों में से एक चीज़ बोल सकती है। ठीक है, यदि ऐसा एडमिशन नहीं हो तो पहले उस अधिकार का निर्णय करना पड़ेगा कि भैया ये पैसा है किसका। ठीक है, अगर एडमिशन होगा नहीं तो हम पहले क्या डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में जो पैसा या फिर जो वस्तु किस चीज़ की है, इस पर डिस्कस होगा कोर्ट में। अगर वो एडमिट कर लिया जाएगा तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। इसलिए सामान्यतः रूल 10 तभी लागू होगा, रूल 10 लागू नहीं होगा किस केसेस में, अगर वो एडमिट नहीं करता है। तो यदि ऐसा एडमिशन ही नहीं है तो सामान्यतः रूल 10 लागू नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं कि नोट हमारा क्या कह रहा है। कोर्ट सीधे दूसरे पक्ष को क्यों सौंपती है। यदि कोर्ट को लगे कि अधिकार स्पष्ट है, धन वस्तु सुरक्षित रूप से स्वतंत्र रूप से दी जा सकती है, तो कोर्ट उसे कोर्ट में जमा करने के बजाय सीधे उस पक्ष को सौंप दिला सकती है। लेकिन ऐसा कोर्ट आदेश कोर्ट आगे के निर्देशों ने कि फर्दर डायरेक्शन के अधीन रहेगा, जो भी कोर्ट देगी उसके अधीन रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से अपन देख लेते हैं, ए और बी के बीच 5 लाख लेकर कोई सूट चल रहा है। ठीक है, बी कोर्ट में स्वीकार कर लेता है, हाँ भैया 5 लाख रुपए वास्तव में एक ही हैं जो कि मेरे पास हैं, अभी मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। कोर्ट आदेश दे सकती है कि भाई जो 5 लाख रुपए जमा कर दिए जाएँ या फिर सीधे ए को दे दिए जाएँ। तुम तो एडमिट कर रहे हो भाई हैं मेरे पास, तो एक काम करो, या तो कोर्ट में जमा कर दो या फिर सामने वाले व्यक्ति को सीधा सौंप दो, खत्म बात हो गई। तो इसका समरी क्या कह रहा है कि यदि कोई पक्ष स्वयं स्वीकार कर ले कि जो विवादित धन या संपत्ति दूसरे पक्ष की है उसे दे है, तो न्यायालय उसे जमा करने का आदेश संबंधित पक्ष को दिलाने का आदेश दे सकती है। दोनों में से कोई भी एक आदेश दे सकती है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको लगी हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसका कुछ पार्ट है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो कि मिल सकते हैं। कुछ ट्रैप हैं जो आपको एग्ज़ाम में ट्रैप कर सकते हैं, तो उसको मैं क्लियर कर दिए। तो ट्रैप बन देखते हैं कि रूल 10 का एडमिशन पर आधारित है, यानी कि रूल 10 जो है एडमिशन पर आधारित है। यह पक्ष धन वस्तु पर अपना अधिकार ही नहीं बताता, बल्कि अरे यार क्या हो रहा है, यदि पक्ष धन वस्तु पर अपना ही अधिकार बताता है और कोई एडमिशन नहीं करता है तो सामान्यतः रूल लागू नहीं होगा। सिंपल सी, जो कि मैंने अभी पिछले ही बताया था। ट्रैप 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोर्ट केवल मनी तक सीमित नहीं है, यह रूल मनी और थिंग्स कैपेबल ऑफ डिलीवरी दोनों पर लागू होता है, जैसे कि अपन पिछले पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ट्रैप 3 क्या है, ये कह रहा है कि कोर्ट हमेशा दूसरे पक्ष को वस्तु नहीं देती, वह पहले कोर्ट में डिपॉजिट कराने का आदेश भी दे सकती है तथा आवश्यकता होने पर वो सिक्योरिटी भी मांग सकती है। और जो कुछ लिंक प्रोविजन है जो आपको देखने पड़ेंगे, 6-7 पेरिशेबल प्रॉपर्टी होगी कोई, अब उसमें इंटरलोकेटरी कोई आदेश देना है तो उस केसेस में हो गया, सब्जेक्ट मैटर इंस्पेक्शन वगैरह उस वाले केसेस में हो गया। और क्विक रिवीजन हमारा सीधा ये है कि एडमिशन प्लस मनी और डिलीवरी थिंग्स डिपॉजिट कर दो या फिर डायरेक्ट पार्टी को दे दो, सिंपल सी बात है। फिर भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।